नमस्कार दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है बिब्लियोफाइल डिजिटल सेंटर पर। मैं दिनकर राणा हमेशा की तरह आपका स्वागत करता हूं और देखते हैं 22 नंबर का जो सोल्यूशन मॉक टेस्ट होने वाला है उसमें क्या क्या चीज़ें, नई नई अप्रोचेस क्या होंगी, किस तरीके से हम क्वेश्चंस को अप्रोच करेंगे, ऑप्शन को किस तरीके से जानने का प्रयास करेंगे। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। देखिए ऋग्वेद में कितने मंडल हैं। देखिए वेदों की जब बात आती है तो 4 वेद होते हैं। वेद कितने हैं बच्चों? 4 वेद हैं। ठीक है, पहले वेद का नाम है ऋग्वेद। सारे वेद किसी ना किसी के बारे में बता रहे होते हैं। जो सभी जो वेद हैं वो किसी ना किसी चीज़ के बारे में बता रहे होते हैं। फर्स्ट है ऋग्वेद, सेकंड सामवेद, थर्ड नंबर पे आता है यजुर्वेद और फोर्थ नंबर पे जो आता है उसका नाम है अथर्ववेद। ठीक है, हमें ये 4 चीज़ें बताई जाती है। अब मैं आपको यहाँ से बता दूँ कि इसके अलावा भी एक वेद होता है जिसे पंचम वेद के नाम से जानते हैं। इनके अलावा भी एक वेद होता है जिसे हम पंचम वेद के नाम से जानते हैं। वो पंचम वेद कई बार पूछा गया है कि पंचम वेद कौन सा है, यानी 5वां वेद क्या है। ठीक है, तो उसका नाम है नाट्य शास्त्र। क्या है बच्चों? नाट्य शास्त्र। नाट्य शास्त्र लिखने वाला जो व्यक्ति है उनका नाम है भरत मुनि। उनका नाम क्या है? भरत मुनि। बात समझ में आई कि नहीं है? ठीक है, हमसे पूछा गया ऋग्वेद। ऋग्वेद ऋषि मुनियों, जैसे पहला वर्ड पकड़ लीजिए यहाँ से, देखना मैं आपको सारे याद करवा दूंगा इसी से। इससे ऋषि मुनियों से रिलेटेड चीज़ें बताई गई हैं। ठीक है, सामवेद। सामवेद में संगीत के बारे में बताया गया। साथ से याद रखोगे आप संगीत। तो किसके बारे में बताया गया? संगीत के बारे में। जैसे मैंने कहा सारे गामा के बारे में बताया गया है, संगीत के बारे में बताया गया है। ठीक है, अब दूसरी बात आती है, यहाँ से एक क्वेश्चन और बनता है कि जो सामवेद है उसका उपवेद क्या है। सामवेद का जो उपवेद है वो है गंधर्व। उसका क्या है बच्चों? गंधर्व है। ये बात भी अपने को यहाँ से याद रखनी है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? ये चीज़ भी हमें यहाँ से याद रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। यजुर्वेद। यजुर्वेद में किसके बारे में बताया गया? यज्ञ के बारे में बताया गया। यज्ञ अनुष्ठान जो है उनसे रिलेटेड जो बातें होती हैं वो यजुर्वेद में। अथर्ववेद में बताया गया जादू टोना, काला मैजिक, ब्लैक मैजिक जिसको बोलते हैं, काला जादू जिसको बोलते हैं, जादू टोना से रिलेटेड चीज़ें बताई गई हैं। और जो नाट्य शास्त्र है ये संगीत के बारे में बताता है कि संगीत यानी कि नाट्य के बारे में बताता है, नृत्य के बारे में ये बताता है। ऐसे करके 5 वेद, 4 वेद होते हैं, लेकिन पंचम वेद का जो दर्जा दिया गया है वो किसे दिया गया है? नाट्य शास्त्र को दिया गया। अब यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया ऋग्वेद में कितने मंडल है। तो ऋग्वेद में जो मंडल है बच्चों वो कितने हैं? 10 हैं। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सी। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो देख सकते हैं, और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ से काम की है सारी की सारी। बात समझ में आई कि नहीं है? चलिए नेक्स्ट चलते हैं। स्वर्णिम तंतु गोल्डन फाइबर किसे निर्दिष्ट करता है। हमसे पूछा गया है कि स्वर्णिम तंतु जो है गोल्डन फाइबर किसे बताता है। हेम्प को बताता है, कॉटन होता है, नायलॉन होता है, जूट होता है। स्वर्णिम जो तंतु होता है यानी गोल्डन फाइबर जो बच्चों होता है वो होता है जूट। गोल्डन फाइबर किसे बोला जाता है? तो गोल्डन फाइबर बोला जाता है जूट को। ठीक है, यहां से याद रखना आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या। ठीक है, आइए। किसी ऊंचाई पर भूस्तर उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। तो ये पूछा गया है कि पृथ्वी के चारों ओर जो चक्कर लगा रहे हैं वो कितने किलोमीटर डिस्टेंस पे लगा रहे हैं। तो वो लगाते हैं 36,000 किलोमीटर पर बच्चों। कितने पर लगाते हैं? 36,000 किलोमीटर पर ये चक्कर लगा रहे होते हैं। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखिएगा। सी आंसर हमारा हो जाएगा। कौन सा उपकरण दूध की शुद्धता को मापता है? दूध की शुद्धता को मापने के लिए लैक्टोमीटर होता है। क्या होता है बच्चों? लैक्टोमीटर होता है। जैसे आपने एक, मैं इंटरव्यू के बारे में बताता हूँ। ऐसे कि आप कपिल शर्मा शो देखते हैं, बहुत सारे इंटरव्यूज जब देखते हैं तो वहाँ पे एक चीज़ नोटिस करिएगा, बड़े बड़े जो लोग हैं ना, ठीक है, जैसे मैं वो ऐसे जैसे एक कपिल शर्मा शो में सैफ अली खान एक बार आए थे। तो सैफ अली खान ने कहा था मैंने लैक्टो टेस्ट कराया है कि मुझे ना दूध ना पीने की सलाह दी गई है। तो दूध से रिलेटेड जो चीज़ें होती हैं साइंस में वो लैक्टो बोला जाता है उन्हें। ठीक है, तो लैक्टोमीटर यानी दूध को शुद्धता को मापने के लिए किसका यूज किया जाता है? लैक्टोमीटर का यूज किया जाता है। तो आप यहाँ से याद रखिएगा। ठीक है, हाइड्रा, जैसे हाइड्रा है पानी से रिलेटेड। हाइड्रा किससे रिलेटेड है बच्चों? पानी से, यानी कि जल से रिलेटेड है। जल ऐसे पानी को नापने वाला होता है तो हाइड्रा हो जाता है, आप हाइड्रो जिसको बोल रहे हैं। ठीक है ना। अब है बैरोमीटर, ये दाब को नापने का है। किसको नापने का है? दाब को। तो ऐसे करके चीज़ें हमसे पूछ ली जाती हैं। जो हमसे यहाँ पे पूछा जो गया है दूध से रिलेटेड पूछा गया है। तो क्या आंसर हो जाएगा बच्चों हमारा? यहाँ से लैक्टोमीटर आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर अपन चलते हैं। समदावी प्रक्रम है। हाँ,
समदामी प्रक्रम है, ये हमसे पूछा जा रहा है कि भैया हमें तो इतना बता दो कि समदामी जो प्रेस है वो क्या है। तो हमसे पूछा गया है, क्या पूछा गया है वो सुनिएगा कि इन आइसोबैरिक प्रोसेस इज वन इज विच। ठीक है, तो ये है प्रेशर रिमेंस सेम, इसमें क्या रहता है, प्रेशर जो रहता है सेम रहता है। आइसोबैरिक जो है क्या है, इसमें पूछा गया है समदाबी प्रक्रम के बारे में पूछा गया है कि दाब समान रहता है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे करते हैं। विश्व के किस महाद्वीप में मरुस्थल नहीं है? हमसे पूछा गया है कि विश्व के किस महाद्वीप में मरुस्थल नहीं है, डिजर्ट नहीं है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में भी है, एशिया में भी है, उत्तरी अमेरिका में है, यूरोप में डिजर्ट नहीं है यानी रेगिस्तान नहीं है। रेगिस्तान जो नहीं है बच्चों कहाँ पे है, यूरोप में मौजूद नहीं है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना है। जैसे एशिया में अपने भारत देश के बारे में बात करता हूँ, एशिया में कौन सा है, थार का मरुस्थल है, अपने भारत देश में ही ये स्थित है। इतनी सी बात समझ में आई कि नहीं आई? सॉरी, ये आंसर नहीं है, यूरोप है आंसर। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन पर अपन चलते हैं। 37 नंबर के क्वेश्चन पर देखते हैं इसका आंसर क्या है। अर्थक्वेक्स वेव्स आर इंफ्रासोनिक वेव होती है। ये कैसी होती है बच्चों, इंफ्रासोनिक होती हैं। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना, इंफ्रासोनिक होती हैं यानी कि अवसर्व्य तरंगें होती हैं। भूकंप जब आता है, जैसे मैंने कहा ये अपनी भूमि है, भूकंप जो आता है ना तरंगों के रूप में आता है, ऐसे तरंगों के रूप में आता है। अलग अलग तरंगें जानी जाती हैं। कौन कौन सी तरंगें होती हैं, जैसे एक होती है पी, एस और एल। पी को जानते हैं हम प्राइमरी तरंगों के रूप में, ठीक है। एस को जानते हैं हम सेकेंडरी तरंगें, जैसे मैं नाम लिख रहा हूँ ऐसे ही निकलती हैं। और लास्ट में सबसे स्लो जो होती हैं वो लव तरंगें होती हैं। प्राइमरी सबसे तेज होती हैं। ये कैसी होती हैं बच्चों, सबसे तेज तरंगें होती हैं, सबसे तेज होती हैं, ठीक है। सेकेंडरी जो होती हैं वो मध्यम होती हैं, ठीक है। और लव जो तरंगें होती हैं सबसे मतलब तेज नहीं, सबसे कम होती, सबसे स्लो होती हैं, धीमी होती हैं। अगर आपसे ये पूछा इसमें सबसे ज़्यादा नुकसान कौन सी पहुंचाती हैं, तो आप ध्यान रखना भूकंप आते समय लव तरंगें सर्वाधिक नुकसान पहुंचाती हैं, सर्वाधिक नुकसान पहुंचाती हैं। बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। सबसे कम नुकसान पहुंचाने के जो कार्य करती हैं ये भी लिख लीजिए, सबसे कम नुकसान प्राइमरी तरंगें करती हैं। ये बात आप लोग जैसे ध्यान में रखिएगा, ठीक है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर अपन चलते हैं। सचर समिति रिपोर्ट किससे संबंधित थी? सचर समिति जो रिपोर्ट थी वो किससे संबंधित थी, ये हमसे पूछा गया भैया। ये पूछती इंडियन मुस्लिम यानी कि भारतीय जो मुसलमान हैं उनसे संबंधित थी। किससे संबंधित थी बच्चों? भारतीय मुसलमानों से ये संबंधित थी। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। सचर समिति रिपोर्ट किससे संबंधित थी? भारतीय मुसलमानों से ये संबंधित थी। जैसे इसमें कई ऑप्शंस दे रखे हैं, भारतीय संघवाद, पिछड़े क्षेत्रों का आर्थिक विकास, अन्य पिछड़ी जातियाँ। इनमें सबसे ज़्यादा जो सटीक आंसर है वो कौन सा है? भारतीय मुसलमानों से ये संबंधित होती है। ये बात भी अपने को यहाँ से ध्यान रखिएगा, ठीक है। आओ, पहली इतिहास की पुस्तक किसने लिखी थी? और बड़ा गजब का क्वेश्चन आया है। जब हम हिस्ट्री पढ़ रहे होते हैं तो सबसे पहले इसी से इंट्रोडक्शन किया जाता है, ठीक है। हिस्ट्री जब पढ़ते हैं तो सबसे पहले इसी के बारे में बताया भैया किसने लिखी, तो हेरोडोटस ने लिखी थी बच्चों। किसने लिखी थी? हेरोडोटस ने लिखी थी। भारतीय हिस्ट्री की बात करें तो हम 3 पार्ट देखते हैं मेनली, जैसे पढ़ने के समय एनिशियंट, उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, इंडस की प्री हिस्टोरिकल जो काल है उनकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं, नॉर्मली आपको बता रहा हूँ, हिस्ट्री का बात बता रहा हूँ आपको, मिडाइवल और मॉडर्न। और हमारे एग्जाम में सबसे बहुत क्वेश्चन भर के आ रहे हैं अभी
एनिशियंट से भी आ रहे हैं, मिडाइवल से भी आ रहे हैं, मॉडर्न से। एक एरा होता है, एक समय होता है, जैसे कभी कभी कैसे होता है कि कभी एसएससी टारगेट कर लेता है, एनटीपीसी टारगेट कर लेता है मिडाइवल को, कभी टारगेट कर लेता है एनटीपीसी और कभी टारगेट कर लेता है मॉडर्न को। तो ऐसे करके हमें एक बार ट्रेंड को भी देखना होता है। तो अभी जो पूछा गया, पहली इतिहास की पुस्तक किसने लिखी? हेरोडोटस ने लिखी थी। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कौन सा समुदाय पादप जगत का उभयचर वर्ग भी कहलाता है? पादप जगत का उभयचर वर्ग भी कहलाता है, तो वो कौन सा है? ब्रायोफाइटा है। कौन सा है बच्चों? ब्रायोफाइटा है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। ब्रायोफाइटा जो होता है पादप जगत का उभयचर वर्ग भी कहलाता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन अपन करते हैं। निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा स्थान वायुमंडल में मीथेन उत्सर्जन का एक स्रोत है? ठीक है, मीथेन जो उत्सर्जन का एक स्रोत है वो कौन सी जगह है? वो है आर्द्र भूमि, यानी कि वेटलैंड्स भूमि होती है। ठीक है, और वेटलैंड क्षेत्र भी बने हुए हैं, ये बात भी ध्यान रखना। वेटलैंड क्षेत्र भी है, जैसे रामसर साइटों के नाम से जाना जाता है। और इसके अकॉर्डिंग जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 41 में सी आंसर हो जाएगा। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। आर्केओप्टेरिक्स का जीवाश्म किसकी उत्पत्ति के प्रमाण को निरूपित करता है? आर्केओप्टेरिक्स जो हैं किसके ऑक्टोरिक्स के जीवाश्म मिलते हैं, वो किसकी उत्पत्ति का प्रमाण हमें बताते हैं? वो बताते हैं सरीसृपों से पक्षी, यानी कि वर्ड्स फ्रॉम रेप्टाइल्स। वर्ड्स फ्रॉम रेप्टाइल्स, इसके बारे में ये बता रहे होते हैं। कौन सा देश भारत के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है? इंटरनेशनल बाउंड्री की जब बात आती है तो ये पूछा जाता है कि सबसे अधिक हमारा देश किस देश से बाउंड्री साझा करता है। जैसे मैं बोलूँ यहाँ पे पाकिस्तान से कर रहा होता है, ठीक है, यहाँ पे भूटान से कर रहा होता है, नेपाल से कर रहा होता है, ठीक है, म्यांमार से कर रहा होता है, यहाँ पे बांग्लादेश से कर रहा होता है। और ठीक है, ये अपने को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे मैं पड़ोसी देशों की एक ट्रिक, बहुत मशहूर ट्रिक्स है बचपन में भी ये, ठीक है, ये बहुत मशहूर ट्रिक है बच्चों, बचपन में बी ए। ठीक है, जिसने भी बनाई बहुत अच्छी बनाई बच्चों को आसानी हो जाती है। वैसे याद रखना है बच्चों बांग्लादेश, ठीक है, जैसे याद रखना है चीन, पैसे याद रखना है बच्चों पाकिस्तान, ठीक है जी, नैन से याद रखना है नेपाल, मैं से याद रखना है बच्चों म्यांमार। ये हमारे भारत देश के पड़ोसी देश हैं, ठीक है। इससे आप याद रखेंगे भूटान, और ऐसे याद रखेंगे अफगानिस्तान, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा अधिक सीमा जो लगती है किसकी लगती है बच्चों? बांग्लादेश की लगती है। सबसे कम सीमा जो लगती है भारत से वो अफगानिस्तान की लगती है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। रेड क्लिफ के नाम से जानी जाती है भारत और पाकिस्तान की, ये बात भी अपने को यहाँ से याद रखनी है। मैकमोहन के नाम से जानी जाती है यहाँ पर, बात समझ में आई कि नहीं है। अफगानिस्तान वाली लाइन जानी जाती है डूरंड के नाम से। तो ये छोटी सी जानकारी है, ये हमें यहाँ से याद रखनी है। और हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ से? बांग्लादेश हो जाएगा। कौन सा आंसर हो जाएगा भैया? बांग्लादेश हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए, धूप छतरी के लिए कौन सा रंग सर्वोत्तम होता है? जैसे छतरी होती है उसका कलर हमें कैसा चुनना चाहिए? आज तो देखो इंस्टीट्यूशन हुआ, गवर्नमेंट जॉब, गवर्नमेंट लोग हुए, प्राइवेट कंपनीज हुई, बहुत सारी कंपनीज जो हैं अलग अलग करके क्या छाप रही है बच्चों? अम्ब्रेला बना रही हैं, छाता बना है। लेकिन उनमें से बेस्ट क्वालिटी का अकॉर्डिंग टू साइंस सही कौन सा होता है? तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूँ कि जो ये छाता होता है बच्चों, छाता जो होता है वो ऊपर से वाइट कलर का होना चाहिए, यहाँ से वाइट कलर का होना चाहिए, और अंदर से कैसा होना चाहिए? ब्लैक कलर का होना चाहिए। यहाँ से तो ब्लैक कलर का होना चाहिए और ऊपर से कैसा होना चाहिए? वाइट कलर का होना चाहिए। तो अब देख लीजिए, ऊपर से कैसा होना चाहिए बच्चों? सफ़ेद, और अंदर से कैसा होना चाहिए? काला। तो यही हमें चुनना चाहिए। ये बात भी आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सूफियों के अनुसार जियारत क्या थी? सूफियों के अनुसार क्या थी भैया? जियारत क्या थी? सूफियों के अनुसार जियारत, जियारत का मतलब होता है बच्चों मुस्लिम समुदाय के अंदर जो लोग पीर, जो पुराने टाइम पर जो संत महात्मा रहे हैं, उनकी जो मस्जिदें जो बनी हुई हैं या उनकी जगह, उनके जन्म स्थान का यात्रा करना, ठीक है। जैसे मैं आपसे कहूँ मोइनुद्दीन चिश्ती, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, ठीक है, आप इनके जो जन्म स्थान है वहाँ घूमने जा रहे हैं तो उसको क्या बोलेंगे? हम जियारत बोलेंगे, यानी कि तीर्थ स्थल करना। देखते हैं क्या है। बरकत हेतु सूफी संतों की समाधि पर तीर्थ यात्रा करना। बरकत हेतु यानी ब्लेसिंग्स के लिए सूफी संत जो हुए उनकी समाधि पर, जैसे सूफी संत मोइनुद्दीन चिश्ती रहे, ठीक है, उनकी जियारत करना, उनकी समाधि स्थल पर क्या करना? उन पर यात्रा करना। इसे क्या बोलते हैं? जियारत बोला जाता है।
निम्नलिखित में से मैडम क्यूरी की आत्मकथा पर हिंदी अनुवाद किसने किया था? मैडम क्यूरी की जो बुक थी उस पर हिंदी अनुवाद किस व्यक्ति ने किया था? वो थे लाल बहादुर शास्त्री। मैडम क्यूरी कौन थी? इन्होंने सर्वाधिक मतलब एज ए गर्ल एज ए वुमेन ने सबसे सर्वाधिक या सबसे पहले नोबेल पुरस्कार जीता 1903 में। एज ए वुमेन फर्स्ट नोबेल विनर थी हैं, एज वुमेन फर्स्ट नोबेल विनर, नोबेल प्राइज विनर। ये बात आपने को यहाँ से बच्चों याद रखनी है। पहली बात तो ये एज ए वुमेन फर्स्ट नोबेल प्राइज विनर मैडम क्यूरी, ठीक है। अब दूसरी बात ये कि इनकी जो आत्मकथा थी वो हिंदी में अनुवाद किसने किया था? वो किसने किया था? लाल बहादुर शास्त्री ने किया था। ये बात भी अपने को यहाँ से याद रखनी है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर अपन चलते हैं, लाल बहादुर शास्त्री से आगे बढ़ते हैं। किस देश ने हाल ही में यूरोपियन यूनियन के साथ रिफ्यूजी संधि की है? तो तुर्की ने की है। रिफ्यूजी संधि किसके मध्य हुई है? यूरोपियन यूनियन और तुर्की के मध्य हुई है। ये बात भी आप ध्यान रखना। भारत के इससे अभी विवाद बढ़ चुके हैं। पहलगाम अटैक होता है भारत में पहलगाम अटैक होने के पश्चात कि भारत और पाकिस्तान में तनाव होते हैं। पाकिस्तान को जो साथ देने वाला देश था वो टर्की यानी तुर्की होता है, ठीक है। तो अभी भारत और इनके बीच तनाव के माहौल बना हुआ है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following biosphere reserve from India is included in the UNESCO World Network of Biosphere Reserve recently? अभी हाल ही में किसे शामिल किया गया है, ये हमसे पूछा गया है। तो देखो 2020 में शामिल किया गया था पन्ना अभ्यारण्य को। किसको अभ्यारण्य को शामिल किया गया था भैया? पन्ना अभ्यारण्य। इनमें से पूछा गया ये कब हुआ, ये कब हुआ और ये कब हुआ। सबसे पहले जो सबसे लास्ट में हुआ वो कौन सा है? पन्ना है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना, इसलिए रिसेंटली हो जाएगा। इन सब में चारों में जो रिसेंटली होगा वो कौन सा होगा? पन्ना अभ्यारण्य हो जाएगा। निम्न में से किस पादप द्वारा अधिकतम मात्रा में जैव ईंधन हेतु एथेनॉल प्राप्त होता है? यानी कहना क्या चाह रहा है बच्चों, ये पादप द्वारा अधिकतम मात्रा में जैव ईंधन हेतु एथेनॉल प्राप्त होता है तो होता है गन्ने से, यानी कि शुगर केन से होता है। ये बात अपने को यहाँ से ध्यान रखनी है। हाईएस्ट पूछा गया कि एथेनॉल सर्वाधिक किससे प्राप्त होता है? तो एथेनॉल सबसे ज़्यादा प्रारंभ जो होता है वो किससे होता है? गन्ना से होता है। किससे होता है बच्चों? गन्ने से होता है। ये बात भी आप लोगों को यहाँ से ध्यान रखनी है, ठीक है ना। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सुनामी किस कारण नहीं आती है? सुनामी जो आ रही होती है तूफान, भूकंप के कारण सुनामी आती है। अगर देखो सपोज कीजिए समुद्र में भूकंप आता है तो समुद्र का पानी इधर उधर जाएगा तो उससे सुनामी की जो समस्या है वो डेफिनेटली बढ़ने लग जाएगी। ज्वालामुखी आने भूकंप आता है, ज्वालामुखी भी साथ साथ दोनों चीज़ें हो रही होती हैं, ठीक है। और अतः समुद्री भूस्खलन से, ये तीनों कारण हैं। और मेन जो कारण नहीं है सुनामी किस कारण से नहीं आती है? तो सुनामी तूफान के कारण बिल्कुल भी नहीं आती है। ये बात भी आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एंथ्रेक्स मनुष्य और पशुओं का जैव युद्ध की संभाव्यता वाला रोग है। ये किसके कारण होता है? तो बैक्टीरियम के द्वारा होता है, जीवाणु के द्वारा यानी बैक्टीरिया के द्वारा ये होता है। ये बात भी यहाँ से ध्यान रखना, ठीक है। लेजर क्या उत्पन्न करने की युक्ति है? कोहेरेंट लाइट यानी सशक्त प्रकाश करती है, ठीक है। लेजर क्या करती है? सशक्त प्रकाश बनाने की या देने की कोशिश करती है, उत्पन्न करने की कोशिश बच्चों करती है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अकार्बनिक उर्वरकों द्वारा प्रदान किए जाने वाले बृहत पोषक कौन से हैं? अकार्बनिक उर्वरकों द्वारा प्रदान किए जाने वाले बृहत पोषक कौन से? जिसमें नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, पोटेशियम, यानी डी आंसर हमारा हो जाएगा। कौन सा है? नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम होते हैं जो अकार्बनिक उर्वरकों द्वारा प्रदान किए जाने वाले बृहत पोषक होते हैं। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं कि वृष्टि प्रस्फोट क्या होता है, ठीक है, यानी व्हाट इज द क्लाउड बर्स्ट। जैसे आपने कई बार सुना होगा उत्तराखंड के अंदर बादल फट गए। बादल फटने का ये मतलब नहीं है बादल एक बीच में से चीर दिए गए, ऐसा नहीं होता है, बल्कि सामान्य जो बरसात हो रही होती है उससे बहुत ज़्यादा वर्षा होती है। सपोज कीजिए किसी क्षेत्र का जो औसत वर्षा होती है लगभग 100 सेंटीमीटर होती है और सडनली हमें उस वर्ष देखने को 600-700 सेंटीमीटर देखने को मिलती है, तो हम ये कहेंगे कि बादल फट चुके हैं। बादल फटने से मतलब है अचानक सर्वात बहुत ही तेज़ी से बारिश लगातार कंटिन्यूस होना, तो इसे कहा जाता है बादल का फटना, क्लाउड बर्स्ट। अब ये देखते हैं, एक छोटे क्षेत्र में आकस्मिक एवं विपुल वर्षा को निर्दिष्ट करता है जो बहुधा केवल कुछ मिनटों के लिए होती है। यह एक निश्चित समयावधि में 50 मीटर की होती है। नहीं, सबसे करेक्ट आंसर यही है। अभी मैंने आपको जो डेफिनेशन बताई है कि व्हाट इज द क्लाउड बर्स्ट। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं।
गांधीयन एल इलस्ट्रेटेड बायोग्राफी नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो हमसे पूछा जा रहा है कि हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल गांधी एन इलस्ट्रेटेड बायोग्राफी। तो इसके जो लिखने वाले व्यक्ति हैं वो हैं प्रमोद कपूर। किसके द्वारा ये बुक लिखी गई है बच्चों? प्रमोद कपूर के द्वारा ये लिखी गई है। तो एक और बात बता दूं, अरुंधति रॉय, इनके द्वारा भी बहुत इंपॉर्टेंट बुक लिखी गई है और हमारे एग्जाम में कई बार इनसे क्वेश्चन पूछा गया अरुंधति रॉय से। ठीक है जी, आओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन चलते हैं और देखते हैं क्या इसका आंसर है। तंजावुर, ठीक है ना। तंजावुर में बृहदेश्वर मंदिर के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा जो कथन है उसमें सही नहीं है? मतलब कि 3 तो सही होंगे, एक गलत होगा। मंदिर चोल वास्तुकला का उत्कृष्ट उदाहरण है, बिल्कुल सही है। चोल राजा जो होते हैं राजा उनके द्वारा ये मंदिर बनवाया जाता है। तो नेक्स्ट पढ़ते हैं, इसे सम्राट राजा द्वारा बनवाया, बिल्कुल सही है। मंदिर ग्रेनाइट से निर्मित है, बिल्कुल सही है। ये भगवान विष्णु को समर्पित है, नहीं, ये भगवान शिव को समर्पित है। यहीं ये गड़बड़ कर देते हैं, भगवान विष्णु को समर्पित नहीं है बल्कि बृहदेश्वर जो मंदिर है, दिस मंदिर डेडिकेट टू लॉर्ड शिवा। This temple dedicated to Lord Shiva। ठीक है, लेकिन हमसे यहाँ पूछा गया, वो बताया गया विष्णु, तो इसका मतलब ये गलत आंसर, वो मतलब ऑप्शन गलत हो जाएगा, आंसर हमारा सही यहाँ से हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। आइए, उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? उत्तरी अमेरिका में ये पूछा गया कि सबसे ऊंची चोटी कौन सी, वो है माउंट मैकिनले। माउंट मैकिनले जो है ऑस्ट्रेलिया की, उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है। जैसे मैं विश्व की बात करूँ तो वर्ल्ड की सबसे ऊंची चोटी है जिसका नाम क्या है? माउंट एवरेस्ट। ये बात ध्यान रखिए, माउंट एवरेस्ट पूरे विश्व की है और एशिया की भी है। एशिया से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया जाए। हमसे पूछा गया नॉर्थ अमेरिका की कौन सी है? बी, माउंट मैकिनले। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? माउंट मैकिनले है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हीरा के चमकने का कारण क्या है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन, यानी कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। निम्नलिखित में से कौन सा प्राणी त्वचा द्वारा श्वसन करता है? मेंढक, फ्रॉग। कौन सा करता भैया? मेंढक करता है, यानी कि फ्रॉग ये कार्य कर रहा होता है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा। ठीक है, आओ आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लोकहित मुकदमा भारतीय न्यायपालिका की निम्नलिखित में से किस अधिकारिता के अंतर्गत आता है? लोकहित में मुकदमा जो होता है वो किसके अंतर्गत आता है? तो वो आता है एप्स्टोलरी ज्यूरिडिक्शन, यानी पत्रात्मक अधिकारिता के संबंध में बच्चों आता है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ से? सी आंसर हमारा होने वाला। आंसर कौन सा होने वाला? सी हमारा यहाँ से आंसर होने वाला है। चलिए आगे चलते हैं। निम्न में सर्वाधिक विद्युत श्रेणी तत्व है, तो वो कौन सा है? एफ, फ्लोर। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब होती है? ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन की जो स्थापना है बच्चों कब होती है? तो ये स्थापना होती है 1920 में स्थापना होती है। कब होती है बच्चों? 1920 में। वो 2000 वाला याद रह जाता है ना, 2020 2021 के कोरोना में 2020 हमने बहुत ज़्यादा याद किया था, तो अभी याद रखना 1920। निम्न में से किसके लिए लिब्राहन आयोग की स्थापना की गई? तो बाबरी मस्जिद के विध्वंस में ये जो आयोग है लिब्राहन आयोग की स्थापना बच्चों की गई थी। ये बात भी अपने को यहाँ से याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड से क्या पूछा जा रहा है कि ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में कौन सा जलाशय अलग करता है? तो वो कौन सा जलाशय है? वो तस्मान समुद्र है बच्चों। कौन सा समुद्र है? तस्मान समुद्र है। सी हमारा आंसर यहाँ से होने वाला है। निम्नलिखित में से कौन सा एक पृष्ठ तनाव का परिणाम नहीं है? ये हमसे पूछा जा रहा है कि कौन सा इसमें पृष्ठ तनाव का परिणाम नहीं है। तो कौन सा नहीं है? द्रव सतह के ऊपर वाष्प बनना, द्रव नवचंद्रक का उत्तल आकार, द्रव का एक कोशिका में चढ़ना, फर्श पर गिरे हुए पारे का गोलीय आकार। अब मैं एक खास बात बताता हूँ। ठीक है, पृष्ठ तनाव को लेके आप एक बात ध्यान रखना, बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए, जैसे अभी पूछ लिए गए। दूसरा तो हम नाम ही नहीं ले रहे, हमसे पूछा जा रहा है कि ये पृष्ठ तनाव का जो होता है उनमें से कौन सा इंपैक्ट नहीं होता। देखो नीचे से चलते हैं, मैं दूसरा सीन ऑप्शन बताता हूँ। सबसे पहले द्रव का ये कोशिका में चढ़ना, द्रव का ये जैसे आपने देखा होगा दिए घर में जलाते हैं तो उसमें एक रुई डाल के ऊपर तक वो जल रहा होता है, वो पृष्ठ तनाव का ही कारण होता है। ये भी एग्जाम्पल कई बार आया। फर्श पर गिरे हुए पारे पर गोलीय आकार होना, जैसे पारा गिरा उसमें गोलीय आकार होना, ये भी पृष्ठ तनाव का वो ऑप्शन होता है या उसका कारण होता है। द्रव नवचंद्रक का उत्तल आकार, ये भी होता है। कौन सा नहीं होगा फिर? द्रव सतह के ऊपर वाष्प का बनना,
ठीक है। आओ 2025 में लोरियंस वर्ल्ड कमबैक ऑफ द ईयर अवार्ड किसने जीता? तो वो रेविका ने जीता है, रेविका एंड्रेड ने जीता है। किसने जीता बच्चों? रेविका एंड्रेड ने जीता है। कौन सा 2025 में 5वें एशियाई युवा पैरा खेलों की मेजबानी करेगा? तो वो करने वाला है ताशकंद। कौन सा करने वाला भैया? ताशकंद इस खेल की मेजबानी करने वाला है। तेलंगाना सरकार द्वारा लॉन्च किए गए नए भूमि रिकॉर्ड प्रबंधन पोर्टल का नाम क्या रखा गया है? हमसे पूछा जा रहा है भैया नाम क्या रखा गया है? तो क्या रखा गया है? तो ये रखा गया भू भारती रखा गया है। क्या रखा गया है? भू भारती रखा गया है। पुणे फिडे महिला ग्रैंड प्रिक्स किसने 79 अंकों के साथ जीती है? तो कॉनेरो हम्पी ने जीती है। किसने जीती है? कॉनेरो हम्पी ने जीती है। कौन सा कोयला PSU पोस्ट फिल्म तकनीक अपनाने वाला भारत का पहला उपकरण बनने जा रहा है? तो वो है साउथ ईस्टर्न कोल्ड फील्ड लिमिटेड। ऐसे करके हमने NTPC के 40 क्वेश्चन सॉल्व किए। अब आपके एग्जाम बहुत जल्द आ चुके हैं, जल्दी डेट भी आ चुकी हैं, तो आप अच्छे से प्रिपेयर कीजिए, उनसे रिलेटेड चीज़ें भी आती रहेंगी। तो आप अपना ध्यान रखिए और पेपर और मॉक टेस्ट को थोड़ा सा डीपली आप एनालिसिस करें। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। आप अपना ध्यान रखिए।